आर्टिकल नंबर 14 कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या अधिकार देता है? हिंदू राष्ट्र कैसे बन जाएगा? समानता का अधिकार होना चाहिए, हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वलिटी। तो कैसे बन जाएगा हिंदू राष्ट्र? और ना बन सकता है और ना बनने देंगे। पर ये अपना संविधान खुद बना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम खुद बनाएंगे। संविधान की भावना, मूल भावना से जो इन्होंने छेड़छाड़ करी, तो एक ऐसा आंदोलन निकलेगा, एक ऐसा मतलब वो आग लगेगी, एक ऐसी आक्रोश पैदा होगा कि ये सरकार तख्ता पलट हो जाएगा, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। फिलहाल ये मजबूती में है, ये शासन कर रहे हैं, तो ये उल जलूल बातें करके पब्लिक को बहकाते रहते हैं। कुछ कट्टर जो इस साइड के व्यक्ति हैं, हिंदूवादी, कट्टर हिंदू, वो उन्हें खुश करने के लिए, उन्हें बरगलाने के लिए ये मौके पे चौका मारते रहते हैं, नहीं तो इनके बस की कुछ नहीं है। हमारे अंदर अपनी शक्ति पैदा कर रहे हैं, गांव-गांव जाके इकट्ठा कर रहे हैं लोगों को। एक बहुत बड़ा आंदोलन जल्दी ही हम खड़ा करने वाले हैं इस शासन के खिलाफ, इस सरकार के खिलाफ। नहीं तो यूपी में, जहाँ पे ग्रेटर नोएडा आप बता रहे हैं, यूपी में तो योगी बाबा की सरकार है जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। सबका साथ नहीं, ना सबका विकास। इनका कुछ अपर क्लास पॉलिटिक्स आप समझते होंगे, उद्योगपतियों का साथ और उन्हीं का विकास हो रहा है। आम जनमानस का कोई ना विकास है, ना उनका साथ है। इनकी पॉलिसी इतनी घटिया पॉलिसी है, डिवाइड एंड रूल, जो अंग्रेज छोड़ गए। पॉलिटिक्स करो, हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स करो, उसमें उलझाए रखो, मेन मुद्दों से पब्लिक को दूर रखो, ये इनकी पॉलिटिक्स है। ना तो सबका साथ है, ना सबका विकास है। उद्योगपतियों का साथ है और उद्योगपतियों का ही विकास है। नहीं, वो कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, आप कह रहे हैं कि नहीं, वो किसी का साथ ही नहीं दे रहे। हिंदू राष्ट्र की परिभाषा आपके अकॉर्डिंग क्या है? ये क्या बनाना चाहते हैं? ये हिंदू राष्ट्र कुछ नहीं बनाना चाहते, ये अपना शासन चाहते हैं। ये हिंदुओं को भी बरगलाते हैं, मुस्लिमों को भी बरगलाते हैं, बीच में उनके डिवाइड करके अपना फायदा उठा के खुद शासन करना चाहते हैं। इनका कोई एजेंडा कुछ नहीं है, कुछ भी एजेंडा नहीं है। हिंदू राष्ट्र कैसे बन जाएगा देश? नहीं तो राम मंदिर बनवा रहे हैं हिंदुओं के लिए, वो आप कह रहे हैं कि हिंदू, उनके कट्टर हिंदू साथ है। राम मंदिर तो सबके लिए है ना फिर? नहीं, आप ये बताओ, राम मंदिर से एक्चुअल में फायदा क्या होने वाला है? क्या घंटा बजाने से रोजगार मिल जाएगा? अच्छा, आज के समय में जो तरक्की का पैमाना है वो मंदिर बनाने से है या हॉस्पिटल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी बनाने से? आप खुद बताइए। तरक्की का पैमाना क्या ये है कि भारत के कुछ उद्योगपति और ज़्यादा उनकी संपत्ति बढ़ती जा रही है, या भारतीय सॉफ्टवेयर और इंजीनियरों की मांग विदेश में है, या भारत की सुंदरियां विश्व सुंदरी बन रही है? ये तरक्की का पैमाना है क्या? भारत की तरक्की का पैमाना क्या ये है कि उद्योगपति और रईस होते जा रहे हैं, उनकी धन दौलत बढ़ती जा रही है, या विदेशों में भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की मांग बढ़ती जा रही है? तो तरक्की का पैमाना नहीं है। हंगर इंडेक्स में भारत कहाँ है? बेरोजगारों की संख्या कितनी है भारत में? भारत में 80 करोड़ पॉपुलेशन 18 से 35 वर्ष के बीच की आयु की है। पर क्या वो कंडीशन भारत देश की लग रही है? युवा आज क्या फेस कर रहा है? उपेक्षा, लाचारी, अपमान, युवा यही महसूस कर रहा है। युवा के लिए कुछ नहीं कर रही है गवर्नमेंट। ये तो इनका थर्ड क्लास एजेंडा चल रहा है कि डिवाइड एंड रूल। मोदी योगी बोल रहे हैं कि किसान और युवा हमारे साथ। उनके कहने से तो क्या होता है, कुछ होंगे छटपुट जो उनके प्रोजेक्टेड या जिनको कुछ फायदा होगा उनसे, सबका वही है। पर आम, जो कहते हैं ना, आम रूट, जो देश की जन भावना है, जो नॉर्मल व्यक्ति है, वो इनके साथ ना कल था, ना आज है, ना आगे होगा। ये पॉलिटिक्स, ये क्या होता है, चुनाव के नजदीक आते ही कोई ऐसा मुद्दा छेड़ देंगे कि जिससे डिवाइड हो जाए, समाज ही डिवाइड हो जाए। ये कितना खतरनाक खेल खेल रहे हैं। समाज को डिवाइड करके क्या फायदा है आदमी का, आम आदमी का? पहले हम देखते थे, पिछली भी सरकारें रही हैं, खैर इनका तो काफ़ी लंबा पुराना इतिहास है। 1925 में आरएसएस का गठन हुआ था, डॉक्टर हेडगेवार ने किया था। चलो उस इतिहास पे ना जाते हो, मैं ये बता रहा हूँ, इनका प्रयास पहले भी था, पर पहले सद्भावना थी, हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। आज ये डिवाइड करना चाह रहे हैं, हिंदू अलग, कपड़ों से अलग, बोलने से अलग, खाने से अलग। ये क्या भेदभाव करने के तरीके हैं? वो कह रहे हैं देश का हिंदू हमारे साथ है। आप कैसी बात कर रहे हैं? कहाँ हिंदू साहब? मैं हिंदू नहीं हूँ क्या? मेरा नाम सुशांत है, मैं हिंदू नहीं हूँ क्या? मैं तो नहीं हूँ उनके साथ। ये सतीश जी हैं, ये मोनू जी हैं। हिंदू ऐसा कुछ नहीं है, ये इनका प्रोजेक्टेड, ये क्या है, कुछ संख्या को ये सब कुछ बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इन्हें जवाब, ये जो आपस की फूट है ना, कुछ और भी राजनीतिक पार्टियां जो विपक्ष है, ये विपक्ष अगर इकट्ठा होकर लड़ेगा ना, तो आपको रिजल्ट दिखेंगे आने वाले चुनाव में। 2024 में जो चुनाव होने वाला है ना, तो आपको दिखेगा। 2024 में युवा और किसान किसके साथ है? 2024 में युवा और किसान जो है उसके साथ है, जो किसान और युवाओं के लिए सोचेगा। अलग अलग प्रदेश में अलग अलग पार्टियां मुख्य भूमिका में हैं भाई। अब जैसे सीपीआई में कम्युनिस्ट पार्टी है, अब वो उत्तर प्रदेश में उतनी मजबूत स्थिति में नहीं है, तो वहाँ और ऑप्शन है। वहाँ आज़ाद समाज पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, चंद्रशेखर आज़ाद है, माननीय अखिलेश यादव हैं,
और भी है, बहुजन समाज पार्टी है, तो विपक्ष की साइड देखना चाहिए ना भाई। आप जहां भी जो मजबूत स्थिति में हो विपक्ष, उसे साथ देना चाहिए। केंद्र में मैं चाह रहा हूं विपक्ष आए, कांग्रेस भी उसमें शामिल हो, मतलब विपक्ष टोटल सब साथ लड़े, सीपीआईएम हो, आपकी कम्युनिस्ट पार्टी भी हो, बीएसपी हो, एएसपी हो, सभी साथ हो, एक महागठबंधन, एक गठबंधन की सरकार बने। प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं विपक्ष में? नहीं, प्रधानमंत्री एज सच मैं भी कुछ ऐसी भूमिका में नहीं हूँ कि मैं प्रधानमंत्री, और नहीं अभी कोई डिसाइडेड चेहरा भी नहीं है, तो फिर भी मैं चाहूंगा पर विपक्ष का कोई चेहरा आए सामने, और वो कांग्रेस राहुल गांधी को देखती है। नहीं, वो कांग्रेस का दायित्व है, वो किसी और को क्यों देखे, वो कांग्रेस का दायित्व है ना, उन्हें देखना भी चाहिए राहुल गांधी को। भाई मेरी पार्टी, मैं अपना नेता देखूंगा। युवा होने के नाते आप उनको किस तरीके से देखते हैं? मैं उनको बहुत डायनेमिक लीडर मानता हूँ, मेरा पर्सनल व्यू अगर आप सुनना चाहोगे, मैं बहुत डायनेमिक लीडर मानता हूँ। एजुकेटेड है और संघर्ष कर रहे हैं, सड़क पे संघर्ष कर रहे हैं फिलहाल। वो आपने देखा भारत जोड़ो यात्रा, कितने पैदल चले, और ऐसा नहीं है परिवर्तन नहीं हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। आप देखो कांग्रेस की सरकार आएगी दोबारा राजस्थान में, मध्य प्रदेश में आएगी, छत्तीसगढ़ में वो रिपीट कर रहे हैं। भूपेश बघेल इतनी शानदार सरकार चला रहे हैं छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल, कि आप वहाँ जाके बात करो, वहाँ के आदिवासी जो हैं वो इतना पसंद करते हैं भूपेश बघेल को कि क्या डायनेमिक लीडर है। तो ऐसा नहीं है, वो भी अच्छे हैं, और भी विपक्ष में अच्छे नेता हैं, नीतीश कुमार है, अखिलेश यादव है, चंद्रशेखर आजाद है, तेज प्रताप है, बहुत सारे और लीडर हैं। क्या लगता है 2024 में बदलाव आएगा? आएगा, 100% आएगा, हम चाहते तो यही है और ऐसा होगा भी। अगर सरकार बदलेगी तो क्या सरकार जो अभी चल रहा है इस सब में बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल 100% सरकार विपक्ष की आएगी। अगर मिलजुल के सबकी सरकार होगी तो सबके एजेंडों को फॉलो भी करना पड़ेगा, सबके एजेंडों को फॉलो करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, परिवर्तन होगा, और जो ये पॉलिसी मेकिंग जो है इसमें भी परिवर्तन होगा। और जो तानाशाही कर रहे हैं उस पर भी लगाम लगेगी। तानाशाही किस तरह से कर रहे हैं वो बताइए। तानाशाही इस तरीके से कर रहे हैं, आप देखो कश्मीर में देखो आप, और जेएनयू में आप, कश्मीर को तो आजाद कराया उन्होंने, 370 धारा हटा के कहते हैं हमने आजादी दिलाई है, खास तौर पे कश्मीरी पंडितों को आजादी दिलाई है। कश्मीरी पंडितों को आज़ादी है, पहले कहाँ थे? 2002 में भी इनकी सरकार थी, भाजपा थी। ये तो अपना इनका प्रोपेगेंडा है, उसको फिट कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा को आगे कर रहे हैं। धारा 370 से पहले क्या था और धारा 370 हट गई तो ही क्या डिफरेंस है? मेरी नज़र में तो कोई डिफरेंस नहीं है। पहले भी शायद पहले ज़्यादा संभाव था, वहाँ सद्भाव था, अभी काफ़ी वहाँ फोर्स इन्होंने कितनी तैनात कर रखी है, आपको पता है कितनी संख्या में तैनात कर रखी है। चुनाव नहीं हो पाए, आज भी ये चुनाव नहीं करा पाए जम्मू कश्मीर में। क्या उनके मूल अधिकार का हनन नहीं है? ये उनको सरकार चुनने का अधिकार नहीं है? जम्मू कश्मीर के वासियों को अपना मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार नहीं है क्या? कितने साल हो गए हैं? आपको भी पता होगा, 4-5 साल हो गए ऑलमोस्ट। तो आज भी जो उनका स्टेटस क्या बना रखा है, क्या स्टेटस बना रखा है कि वो एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है, और उसमें भी लद्दाख को अलग कर दिया है, और जम्मू एंड कश्मीर एक अलग कर दिया है, उसमें भी ये सीटों का परिसीमन कर रहे हैं। बहुत समय खींच रहे, मतलब कुल मिला के इनका एजेंडा ही क्लियर नहीं है। आपके एक प्रवक्ता है सौरभ भारद्वाज, शायद मैं करेक्ट हूँ तो उन्होंने लाइव चैनल पे आके ईवीएम से छेड़छाड़ करके दिखाई थी। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। फिलहाल आप रिजल्ट आने दीजिए, देन इसे मतलब बाद में हम देखते हैं कि क्या सिनेरियो। नहीं, ऐसा छत्तीसगढ़ में भी सरकार आई है, जहां 19-20 का मामला होता है ना, वहां ये ईवीएम का सहारा लेते हैं। जहां एकदम निर्णय कतई एक तरफ होता है ना, वहां ये ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं कर नहीं पाते हैं। क्या लगता है कि फेलियर है ये सरकार? बिल्कुल फेलियर है, बिल्कुल मोर देन 100% फेलियर, 100% फेलियर है। बदलनी चाहिए सरकार? 100% बदलनी चाहिए मैडम, बिल्कुल बदलनी चाहिए मैडम। किसान इस देश में परेशान है, आपको पता होगा। एक साल पिछले वर्ष आपने देखा होगा, एक साल किसान सड़क पे बैठा हुआ था, और उसके बाद इन्हें 3 कृषि कानून, काले कानून वापस लेने पड़े। और हमारा व्यक्तिगत मुद्दे की बात करूं, हम ग्रेटर नोएडा से आते हैं। वहाँ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण नाम की एक संस्था है, सरकारी संस्था है, जो हमारा लगातार शोषण कर रही है, बार बार ठगी करते हैं। ना हमें ज़मीन का उचित मूल्य दे रहे हैं और वादे करके मुकर जाते हैं, ना हमें विकसित भूखंड दे रहे हैं। 1 जनवरी 2014 से नया भूमि अधिग्रहण कानून लागू है इंडिया में, जो पास है, वो हमें उसका कोई बेनिफिट है ही नहीं। हम तो 10% विकसित प्लॉट के लिए लड़ रहे हैं, वो भी नहीं दे रहे हैं। और कानून के मुताबिक तो 20% विकसित प्लॉट मिलना चाहिए, सर्किल रेट का 4 गुना मुआवजा मिलना चाहिए, और प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिली को, एक व्यक्ति को रोजगार मिलना चाहिए, जो हमें बिल्कुल भी कुछ भी चीज़ें हासिल नहीं है। हम अपने बेसिक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। बेसिक अधिकार होता है ना, जो हमारा बिल्कुल अधिकार है, और कई बार विगत के वर्षों में कई बार समझौता हो लिया है हमारा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से, तो उसके लिए हम लड़ रहे हैं और कोशिश जारी है।
जरूर, आज ना सही, वो आपने कहावत तो सुनी होगी, नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली, जरूर करवा के मानेंगे।